डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए, आप लोगों का कमेंट को देखते हुए मैं लाया हूं आपका ही कोड BPSE 144 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम में आएंगे। सो ये आपका टाइटल है दक्षिण एशिया का परिचय। ये कौन सी एशिया की बात हो रही है? दक्षिण एशिया। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस बनेंगे दक्षिण एशिया से रिलेटेड बनेंगे, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। सो आपका है स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ध्यान समझना, अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हो स्टूडेंट्स, किसमें? दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हो या फिर जून 26 में आप एग्जाम देने वाले हो, आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। एंड आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कौन से सिटीज देख रहे हैं इंडिया में, आप लोग अपना अपना सिटी मेंशन कर दीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में स्वतंत्र संग्राम और राष्ट्रवाद की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझना तभी आप आंसर देना। दक्षिण एशिया, क्या कौन सी एशिया की बात चल रही है? दक्षिण एशिया में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ और उनके राष्ट्रवाद, क्या क्या राष्ट्रवाद बने। राष्ट्रवाद आपको होते हैं ना, देश के प्रति जुनून, जोश है ना, जो देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, वही राष्ट्रवाद होता है। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझिए। दक्षिण एशिया में स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रवाद का विकास औपनिवेशिक शासन के विरोध के रूप में हुआ। औपनिवेशिक शासन वो शासन होता है जो बड़े देश, ठीक है, जो शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आकर उन पर उनके संसाधनों का प्रयोग करता है, उनके प्राकृतिक संसाधन वाले जगहों में बसते हैं और वहां के लोगों से अपना गुलामी करवाते हैं, मतलब वहां के सभी चीजों पर अधिकार करने का कोशिश करते हैं। ये औपनिवेशिक शासन होता है। अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं। इस क्षेत्र के अधिकांश देश लंबे समय तक यूरोपीय शक्तियां, कौन सी शक्ति? यूरोपीय शक्तियां। आप सबको पता है ना कि यूरोपीय शक्तियां बहुत सारे देशों में अपना वर्चस्व निभाया, ठीक है, वर्चस्व बचाया। एंड आगे है, यूरोपीय शक्तियां विशेषकर ब्रिटेन के अधीन रहे। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन ने पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित किया। आपको पता है ना, भारत ब्रिटिश शासन के गुलाम थे, है ना। कौन सा शासन के गुलाम थे? ब्रिटिश शासन के गुलाम थे। तो इनके विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन ने पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित किया। इसी गुलामी से बचने के लिए, गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए पूरे देश में राष्ट्रभक्ति की आग जगी। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और समानता जैसे विचारों को मजबूत किया, जिससे क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार हुआ। इसी प्रकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी लोगों ने विदेशी निरंकुश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। राष्ट्रवाद ने लोगों को साझा इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक पहचान से जोड़ा। बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम भाषाई और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रमुख उदाहरण है। श्रीलंका में राष्ट्रवाद जाति पहचान से जुड़ा रहा, जबकि नेपाल में राजशाही के विरुद्ध लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद उभरा। दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद ने स्वतंत्र राज्यों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ? इसके साथ ही हुआ विभाजन, विभाजन और जातीय तनाव, सीमाई विवाद और समस्याएं भी क्या हो गए? उत्पन्न हो गई। तो आई होप फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्लियर हुए आपके, और क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे तभी आंसर भी समझ में आएगा। और मैंने ऐसे लैंग्वेज में आप लोगों के लिए आंसर रेडी किया है जो आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है, राजनीतिक प्रक्रियाओं से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक है ना, पॉलिटिक्स। आप लोग पता है ना कि कहीं भी कोई 10 लोग बैठ के अगर किसी भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वो राजनीतिक कहलाता है। वो राजनीतिक अलग अलग तरह से, वो किसी घर का राजनीतिक हो सकता है, वो किसी देश का राजनीतिक हो सकता है, नेताओं का हो सकता है, अलग अलग टाइप्स के राजनीति होते हैं। अंडरस्टैंड? सो ये समझ जाइए। सामान्यतः दक्षिण एशिया और विशेष रूप से भारत में राजनीतिक प्रक्रियाओं में आप कौन कौन से प्रमुख रुझान देखते हैं, ये आप बताइए। ठीक है, चलिए आंसर देखिए। राजनीतिक प्रक्रियाओं से आशय उन गतिविधियों और तरीकों से है जिनके माध्यम से सत्ता का प्रयोग, निर्णय निर्माण और शासन संचालन किया जाता है। इनमें चुनाव, राजनीतिक दलों की भूमिका, सरकार का गठन, नीति निर्माण और जन भागीदारी शामिल होती है।
दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रक्रियाएं ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित रही है। इस क्षेत्र में लोकतंत्र और सैन्य शासन दोनों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत स्थिर और लोकतांत्रिक रही है। नियमित चुनाव, बहुदलीय व्यवस्था और संविधान की सर्वोच्चता भारत की राजनीतिक प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताएं हैं। दक्षिण एशिया में आमतौर पर जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय पहचान राजनीति को प्रभावित करती है। भारत में गठबंधन राजनीति, क्षेत्रीय दलों का उदय और जन आंदोलनों की भूमिका महत्वपूर्ण रुझान के रूप में उभरी। मीडिया और सामाजिक मीडिया भी राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। कुल मिलाकर दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रक्रियाएं लोकतांत्रिक आकांक्षा और संरचनात्मक चुनौतियों के बीच आगे बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में प्रमुख जल विवादों को विस्तार से समझाइए। ये क्षेत्रीय सहयोग को कैसे प्रभावित करते हैं, ये आपको बताना है। दक्षिण एशिया में जल विवाद एक गंभीर समस्या है क्योंकि इस क्षेत्र की अधिकांश नदियां एक से अधिक देशों से होकर बहती है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों के बीच जल के बंटवारे को लेकर समय समय पर तनाव देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के बावजूद सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों को लेकर विवाद बना रहता है। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर लंबे समय से मतभेद रहे हैं। नेपाल के साथ कोसी और महाकाली परियोजनाओं को लेकर भी असहमति देखी जाती है। ये जल विवाद के केवल पानी तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि राजनीतिक और विश्वास, सीमा विवाद और कूटनीतिक तनाव को भी बढ़ाते हैं। जब देशों के बीच भरोसे की कमी होती है तो सार्क जैसे क्षेत्रीय सहयोग मंच कमजोर हो जाते हैं। जल विवादों के कारण साझा परियोजनाएं, ऊर्जा सहयोग और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्र प्रभावित होते हैं। कई बार एक देश द्वारा बांध या परियोजना बनाने के से दूसरे देश में बाढ़ या जल संकट की स्थिति बन जाती है, जिससे आपसी संबंध और बिगड़ते हैं। इस कारण दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया धीमी और कमजोर बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? देखिए, मानव विकास क्या होता है स्टूडेंट्स? मनुष्य के अंदर होने वाले विकास, मनुष्य के माइंड में होने वाला विकास, है ना। मनुष्य ऐसा काम करे जिससे उसे नॉलेज हो, है ना, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। तो मानव के मस्तिष्क में होने वाले विकास को मानव विकास कहते हैं। अगर मानव लाइफ में कुछ बड़ा करता है, कुछ अच्छा करता है, तो समझो वो मानव का विकास हो रहा है। मानव विकास का अर्थ केवल आय बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। समझ आ गया? इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छ पानी, रोजगार, आवास और सम्मानजनक जीवन के अवसर शामिल होते हैं। आई होप समझ में आया गया कि मानव विकास क्या है। मानव विकास यह देखता है कि लोग कितने शिक्षित हैं, कितने स्वस्थ हैं और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के कितने अवसर मिल रहे हैं। दक्षिण एशिया में मानव विकास की स्थिति सभी देशों और क्षेत्रों में समान नहीं है। कुछ क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, जबकि कई जगहों पर गरीबी, कुपोषण और अशिक्षा आज भी बड़ी समस्याएं हैं। भारत में दक्षिण और पश्चिम राज्यों में मानव विकास का स्तर बेहतर है, जबकि उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में यह अपेक्षाकृत कम है। श्रीलंका का मानव विकास स्तर दक्षिण एशिया में अच्छा माना जाता है, जबकि अफगानिस्तान सबसे पीछे है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच बड़ा अंतर देखने को मिलता है। यह केवल असंतुलन, ऐतिहासिक कारणों, असमान संसाधन वितरण, कमजोर प्रशासन, सामाजिक भेदभाव और आर्थिक असमानता के कारण बना हुआ है। इन कारणों से दक्षिण एशिया में मानव विकास समान रूप से आगे नहीं बढ़ पाया है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, दक्षिण एशिया में प्रमुख क्षेत्रीय विवाद क्या है? इस संबंध में भी बताइए कि ये क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए देखते हैं आंसर। आपको बता दूं, ये कंफ्यूजन दक्षिण एशिया वाली स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूजन बहुत बच्चे को होंगे कि सर ये दक्षिण एशिया है क्या, इसमें कौन कौन से जगह आते हैं। तो दक्षिण एशिया की बात करें
तो वो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे जगह देश ये आते हैं दक्षिण एशिया में। आई होप समझ में आ गया होगा। दक्षिण एशिया में कई ऐसे क्षेत्रीय विवाद हैं जो देशों के बीच तनाव और अविश्वास को बढ़ाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सबसे बड़ा और पुराना क्या है विवाद है, जिसके कारण दोनों देशों के संबंध अक्सर खराब रहते हैं। भारत कहते हैं कि कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान कहते हैं कश्मीर मेरा है। भैया ये कश्मीर भारत का है, ये हम कहते हैं ये है, क्योंकि पहले पाकिस्तान तो अब अलग हो, पाकिस्तान तो बाद में अलग हुआ, क्योंकि ये तो पहले भारत का ही हिस्सा था, तो भारत का ही कश्मीर है, ये समझ जाओ। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद भी दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित करता है। श्रीलंका में तमिल समस्या और नेपाल की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता भी क्षेत्रीय शांति को प्रभावित करता है। इसके अलावा जल विवाद, सीमा निर्धारण, शरणार्थी समस्या और आतंकवाद जैसे मुद्दे भी क्षेत्रीय विवादों में शामिल है। इन विवादों का सीधा असर क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया पर पड़ता है। जब देशों के बीच विश्वास की कमी होती है, तो सार्क जैसे संगठन प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते हैं। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि ये सार्क सर क्या है, तो सार्क भी समझ जाइए। सार्क में अभी अभी देखो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मैंने आपको बताया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, ये सब इनमें से कुछ कुछ देश ऐसे हैं जो कि सार्क के एक क्षेत्र संगठन में बने हुए, संगठन में से किसके, सार्क एक संगठन है जिसमें इन देश ने मतलब मिलकर एक संगठन बनाया, सार्क जैसे संगठन। तो सार्क संगठन में इन सभी देश आते हैं जो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का मदद करते हैं। अब देशों में ही विवाद रहेगा तो भाई ये संगठन सही से काम नहीं कर पाएगा। कई बार राजनीतिक मतभेदों के कारण बैठकों को टाल दिया जाता है या फिर निर्णय लागू नहीं हो पाते हैं। आर्थिक सहयोग, व्यापार, परिवहन और आपसी विवाद विकास योजनाएं भी इन विवादों के कारण आगे नहीं बढ़ पाती है। सुरक्षा चिंताओं के कारण देश एक दूसरे पर निर्भर होने से बचते हैं। इस तरह क्षेत्रीय विवाद दक्षिण एशिया में सहयोग की भावना को कमजोर करते हैं और साझा विकास के प्रयासों में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। अफगानिस्तान में राजनीतिक संरचना और प्रक्रियाओं के आकार देने में तालिबान की भूमिका की विस्तृत व्याख्या कीजिए। अफगानिस्तान क्या है भैया, दक्षिण एशिया में आता है, ध्यान देना। तो अफगानिस्तान में राजनीतिक संरचना और प्रक्रियाओं का आकार देने वाले तालिबान की भूमिका क्या कीजिए, विस्तृत व्याख्या। तो अफगानिस्तान की राजनीति में तालिबान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली रही है। तालिबान आंदोलन 1990 के दशक में उभरा और धीरे-धीरे उसने देश के बड़े-बड़े हिस्से पर नियंत्रित स्थापित कर लिया। तालिबान ने अफगानिस्तान में एक धार्मिक विचारधारा आधारित शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं को महत्व नहीं दिया गया। सत्ता का केंद्र तालिबान के नेताओं और धार्मिक परिषदों के हाथों में रहा। राजनीतिक निर्णय सीरिया या सरिया है, सीरिया होगा, सीरिया, ठीक है। सीरिया कानून की व्याख्या के आधार पर लिए जाते हैं। तालिबान शासन में संसद, राजनीतिक दल और स्वतंत्र मीडिया की भूमिका सीमित रही है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक अधिकारों पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रशासनिक ढांचे में तालिबान ने अपने समर्थकों और आर्थिक नेताओं को प्रमुख पदों पर नियुक्त किया। न्याय प्रणाली में पारंपरिक धार्मिक अदालतों को प्राथमिकता दी गई। सुरक्षा और शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तालिबान ने कठोर नियंत्रण अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालिबान सरकार को सीमित मान्यता मिली, जिससे अफगानिस्तान की विदेश नीति और आर्थिक स्थिति क्या हुई, प्रभावित हुई। तालिबान ने अफगानिस्तान की राजनीतिक संरचना और प्रक्रियाओं को अपने धार्मिक और केंद्रीकृत शासन मॉडल के अनुसार ढाल दिया।
क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। दक्षिण एशिया में जो सार्क की एक संगठन है, ये संगठन की भूमिका की क्या की है व्याख्या। चलिए मैंने आपको बता दिया सार्क संगठन में कौन कौन से देश आते हैं। तो दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्क यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना की गई। उसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच आपसी सहयोग, विश्वास और विकास को मजबूत करना। सार्क के सदस्यों में देखो मैंने आपको पहले बताया था भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान देश क्या है शामिल है। ये कौन में है? सार्क में शामिल है। सार्क संगठन में ये सभी देश शामिल है। आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि ये सार्क क्या है। सार्क ने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, कृषि, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र की पहल की गई, जिससे सदस्य देशों के बीच आर्थिक संबंध मजबूत हो सके। सांस्कृतिक आदान प्रदान, छात्रवृत्ति कार्यक्रम और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में भी सार्क की भूमिका रही है। क्षेत्रीय समस्याओं पर संवाद के लिए सार्क एक साझा मंच प्रदान करता है। हालांकि राजनीतिक तनाव और आपसी विवादों के कारण इसकी प्रगति कई बार धीमी रही। फिर भी यह संगठन दक्षिण एशिया में सहयोग की भावना को जीवित रखता है। साझा चुनौतियों जैसे गरीबी, बेरोजगारी और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सार्क की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट है 8 नंबर कि दक्षिण एशिया में सतत विकास को बढ़ावा देने के उपायों और नीतिगत सुधारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका ये 8 का आपका आंसर देखिए। दक्षिण एशिया में सतत विकास का मतलब ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखे। इस क्षेत्र में तेजी से बढ़ती जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, जल संकट, प्रदूषण और संसाधनों का अत्यधिक दोहन सतत विकास की बड़ी चुनौतियां है। सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब सतत विकास है ये ना, आने वाले पीढ़ियों को ध्यान में रखकर हम विकास कर रहे हैं। मतलब कोई भी संसाधन का ऐसे उपयोग करें जो आने वाली पीढ़ियों को नुकसान ना हो और हमें भी फायदा हो जाए, हमें भी हमारा भी समस्या समाधान हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बच जाए। यही होता है सतत विकास, ताकि लोग पर्यावरण संरक्षण, संसाधनों के सही उपयोग और टिकाऊ जीवन शैली को समझ सके। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए। जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, नदी प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए देशों के बीच सहयोग जारी है। कृषि क्षेत्र में टिकाऊ खेती, जैविक खाद और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में बेहतर आवास, स्वच्छता, परिवहन और कचरा प्रबंधन नीतियां अपनाना आवश्यक है। नीतिगत सुधारों में मजबूत पर्यावरण कानून बनाना, उनका प्रभावी क्रियान्वयन और सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता बनाए रखना शामिल है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच तकनीक, अनुभव और संसाधनों का आदान प्रदान सतत विकास को मजबूती दे सकता है और क्षेत्र में आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। 9 है नेपाल और भूटान में राजनीतिक संरचनाओं की और प्रतिक्रियाओं पर एक टिप्पणी कीजिए। ध्यान से देखिए, नेपाल और भूटान में राजनीतिक संरचनाएं और प्रक्रिया अलग अलग इतिहास और सामाजिक परंपराओं पर आधारित है। नेपाल लंबे समय तक राजशाही के शासन में रहा, लेकिन 2008 में वहां संवैधानिक गणराज्य की स्थापना हुई। वर्तमान में नेपाल में संसदीय प्रणाली जैसे प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है और राष्ट्रपति सांकेतिक रूप से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। नेपाल में राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल, चुनाव और संघीय संरचना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अक्सर चुनावों और राजनीतिक स्थिरता के कारण सरकार बदलती रहती है, जिससे प्रशासन और नीतिगत कार्य प्रभावित होते हैं। भूटान में पारंपरिक रूप से राजा के नेतृत्व में शासन चलता रहा है, लेकिन 2008 में संवैधानिक राजशाही की स्थापना हुई और लोकतांत्रिक चुनाव शुरू हो गए। भूटान में राजनीतिक प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित है, जिसमें राजा के मार्गदर्शन में संसद और चुनाव प्रणाली काम करती है। दोनों देशों में लोकतंत्र की प्रक्रिया में सुधार
राजनीतिक स्थिरता और नागरिक सहभागिता पर जोर दिया जा रहा है। नेपाल और भूटान में राजनीतिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं का उद्देश्य सामाजिक विकास, नागरिक अधिकार और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है, जिससे देश में अस्थिरता को विकास किया जा सके, विकास सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन नंबर आपके सामने स्टूडेंट्स है 10 नंबर। श्रीलंका में जातीय संघर्षों की उत्पत्ति पर चर्चा कीजिए। श्रीलंका में जातीय संघर्षों की उत्पत्ति मुख्य रूप से सिंगल और तमिल समुदायों के बीच सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं के कारण हुई। सिंगल समुदाय संख्या में अधिक था और अधिकांश सरकारी पदों और प्रशासनिक शक्तियों में उनका प्रभुत्व था। तमिल समुदाय ने शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग की, लेकिन बार बार उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में तमिलों को प्रशासनिक पदों में बढ़त मिल गई, जिससे सिंगल समुदाय में असंतोष पैदा हुआ। स्वतंत्रता के बाद भी सरकारी नीतियां जैसे भाषा नीति और रोजगार में प्राथमिकता सिंगलों के पक्ष में रही, जिससे तमिलों में हताशा बढ़ी। इस असंतोष ने धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलनों और अलगाववादी विचारों को जन्म दिया। 1983 में इलाम टाइगर्स नामक समूह का गठन हुआ, जिसने तमिलों के लिए अलग राष्ट्र की मांग शुरू की और हिंसक संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में हजारों लोगों की जान गई और देश में स्थिरता प्रभावित हुई। आर्थिक विकास और सामाजिक सुधार भी बाधित हुए। श्रीलंका में जातीय संघर्ष का मुख्य कारण असमान और समान अवसर, ऐतिहासिक विवाद और राजनीतिक निर्णयों में पक्षपात था। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके सामने है 11। दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों की बदलती प्रकृति और विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों की प्रकृति समय के साथ साथ बदलती रही है। पहले संघर्ष मुख्य रूप से सीमाओं, सत्ता और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए होते थे, लेकिन अब यह आर्थिक असमानता, जाति विभाजन, धार्मिक तनाव और राजनीतिक अस्थिरता में भी जुड़ गया है। पाकिस्तान और भारत के बीच सीमाओं पर छोटे और बड़े युद्ध हुए, जबकि श्रीलंका में तमिल और समुदायों ने अलगाववादी आंदोलन के लिए हिंसा का सहारा लिया। अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य आतंकवादी समूहों ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशस्त्र संघर्षों को नई दिशा दी। दक्षिण एशिया में सशस्त्र संघर्षों की विशेषताएं बदलती तकनीक, आतंकवाद और बढ़ता प्रभाव, नागरिकों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर और वैश्विक सहयोगियों की भागीदारी है। इन संघर्षों के कारण समाज में भय और अस्थिरता बनी रहती है, जिससे विकास और शांति बाधित होती है। हल्का संघर्ष अब केवल सेना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आम जनता और नागरिकों संरचनाओं को भी प्रभावित करता है। इन बदलावों के कारण दक्षिण एशिया में शांति स्थापना, राजनीतिक संवाद और क्षेत्रीय सहयोग की प्रक्रिया और जटिल हो गई। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपका 12 है शीत युद्ध। भैया शीत युद्ध का नाम सुनो तो भैया समझो कि शीत युद्ध ऐसा युद्ध था जो दो देशों के बीच चल रहा था, यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा था। जिसमें क्या हो रहा था स्टूडेंट, जिसमें हो रहा था ये कि यह युद्ध डरावना युद्ध, डराने धमकाने वाला युद्ध था। इसमें ऐसा नहीं था कि युद्ध रियल में हो रहा था, इसमें खून का युद्ध नहीं है ना, इसमें किसी को मारा नहीं जाता था, लेकिन इसमें एक डर बना रहता था कि भाई दोनों देशों के पास अभी पावरफुल शक्ति है, पावरफुल है, लेकिन दोनों के देशों के बीच क्या एक डर बना रहता था। युद्ध की संभावना होती थी, लेकिन युद्ध नहीं होता था। युद्ध जो होता था राजनीतिक दौरान विवाद होता था, बट ये युद्ध शारीरिक युद्ध या फिर घटना खून वाला युद्ध नहीं होता था। भूमि में दोनों एक दूसरे से नहीं लड़ते थे। ये शीत युद्ध होता है। समझ में आ गया? शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया में अमेरिका की भूमिका का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध के समय अमेरिका की भूमिका दक्षिण एशिया में काफी महत्वपूर्ण रही। अमेरिका ने इस क्षेत्र को कम्युनिज्म के प्रभाव से बचाने और अपने राजनीतिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए कई देशों में राजनीतिक और सैन्य समर्थन दिया। पाकिस्तान के साथ अमेरिका के मजबूत रिश्ते बने ताकि वह भारत और सोवियत प्रभाव के बीच सामाजिक संतुलन बनाए रख सके। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के समय अमेरिका ने मुजाहिदीन और अन्य विदेशी विद्रोही समूहों को हथियार और प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके पीछे उद्देश्य था सोवियत विस्तार को रोकना और दक्षिण एशिया में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करना। अमेरिका ने आर्थिक सहायता, सैन्य उपकरण और तकनीकी सहयोग के माध्यम से इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाया। भारत के साथ अमेरिका का संबंध औपचारिक रूप से व्यापार और विकास परियोजनाओं तक सीमित रहा, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अमेरिकी सहयोग सक्रिय और गहरा था। अमेरिका की यह
भूमिका क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करती रही, जिससे शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया में तनाव और प्रतिस्पर्धा बनी रही। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। दक्षिण एशिया में मुख्य पारिस्थितिक संकट, कौन संकट? पारिस्थितिक संकट क्या है? दक्षिण एशिया में मुख्य पारिस्थितिक संकट कई स्तरों पर दिखाई देते हैं। ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जल संकट और पानी की कमी प्रमुख चुनौती है, क्योंकि नदियां कई देशों में साझा होती है। कई देशों में शेयर किए जाते हैं, नदियां कई देशों से होकर गुजरते हैं। उनका असमान वितरण विवाद का कारण बनता है। जल प्रदूषण, नदी और तालाबों में अपशिष्ट, कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट इस संकट को आगे बढ़ाते हैं। भूमि क्षरण, जंगलों की कटाई और अवैध खनन के कारण मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है। कृषि प्रभावित हो रही है। वायु प्रदूषण और औद्योगिक उत्सर्जन शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण ने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाया। समुद्र स्तर में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, तूफान और सूखा जैसा प्राकृतिक आपदाएं गंभीर हो रही है। इन पारिस्थितिक संकटों के कारण आर्थिक नुकसान, खाद्य सुरक्षा की कमी और सामाजिक असमानताएं बढ़ रही है। दक्षिण एशिया में इन संकटों से निपटने के लिए प्रभावी पर्यावरण नीति, संसाधनों का संतुलन, उपयोग और क्षेत्रीय सहयोग जरूरी है। आतंकवाद क्या है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है? व्याख्या कीजिए भैया। आतंकवाद वही होता है ना, जो बिना बोले पीछे से वार करता है, दूसरे देश में आक्रमण करता है, पीछे से छुप छुप के वार करता है। कहीं बम सेट कर दिया, कहीं लूटपाट कर लिया, कहीं किसी को मार दिया। ये आतंकवाद। यही कुछ दिन पहले आपने देखा था, ये सिंदूर है ना, सिंदूर 2.0, ये सब जो देखने को मिल रहा था भाई, सिंदूर। तो ये भाई क्या क्या हो रहा, क्यों हो रहा था भैया? ये क्योंकि कश्मीर में है, पहलगांव में आपने सुना होगा कुछ महीने पहले, 2025 में ही, जो यानी कि पार्क में मतलब घूमने के लोग गए थे, है ना, तो घूमने के पर्यटन में घूमने के लिए लोग गए थे, घूम रहे थे, यहाँ से पीछे से उन्होंने वार कर दिया, धर्म को पूछ पूछ कर मारा। तो इस वजह से आपको ये आतंकवाद का ही तो कारण है, और इस वजह से युद्ध हुआ था। पता है ना युद्ध कितना भयंकर हो रहा था, है? युद्ध कितना भयंकर हुआ देश पाकिस्तान और इंडिया के बीच, पता है ना आपको सब बात। चलो चलिए समझते हैं। आतंकवाद का अर्थ है किसी राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हिंसा, भय और धमकी का इस्तेमाल करना। इसका उद्देश्य सरकार, जनता या विशेष समूहों को दबाव में लाना होता है। दक्षिण एशिया में आतंकवादी कई रूपों में दिखाई देता है, जैसे अलगाववादी, धार्मिक और राजनीतिक हिंसा। पाकिस्तान को अक्सर आतंकवाद का केंद्र माना जाता है, क्योंकि वहां कुछ कट्टरपंथी और आतंकवादी समूह सक्रिय हैं, जो न केवल पाकिस्तान में बल्कि पड़ोसी देशों में भी हिंसा फैलाते हैं। अफगानिस्तान, भारत और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की भूमि और कुछ संगठनों की भूमिका दिखाई गई है। इसके अलावा आतंकवाद को वित्त, प्रशिक्षण और सुरक्षा की मदद मिलती है, जिससे इसकी गति और प्रभाव बढ़ता है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने कई बार इन समूहों को कार्रवाई की, लेकिन सीमा पर गतिविधियों और कुछ प्रतिबंध संगठन इस धारणा को मजबूत करते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कठोर कानून आवश्यक है। दक्षिण एशिया में स्थिरता और विकास के लिए आतंकवाद पर नियंत्रण बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 15 है, दक्षिण एशिया में चीनी नीति का व्याख्या कीजिए। क्या यह भारत के लिए हानिकारक हो रही है? बताइए। दक्षिण एशिया में चीन की नीति मुख्य रूप से आर्थिक, राजनीतिक और सीमा रहित सामरिक प्रभाव बढ़ाने पर केंद्रित रही है। चीन ने क्षेत्र में अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए विकास परियोजनाओं, निवेश और तकनीकी सहयोग का उपयोग किया है। पाकिस्तान के साथ उसके गहरे आर्थिक और सैन्य संबंध हैं, जो भारत के लिए सुरक्षा और सामूहिक चुनौती पैदा करते हैं। चीन ने नेपाल, श्रीलंका और मालदीव में भी बुनियादी ढांचे और निवेश के माध्यम से प्रभाव बढ़ाया है।
भारत के साथ सीमा विवाद और लद्दाख में सैन्य गतिरोध इस नीति का हिस्सा है। चीन की आर्थिक और सैन्य सहायता पाकिस्तान और अन्य देशों को मजबूत बनाती है, जिससे भारत के क्षेत्रीय नेतृत्व पर दबाव पड़ता है। इसके अलगाव चीन की वन बेल्ट वन रोड पहल ने दक्षिण एशिया में उसके प्रभाव को और बढ़ाया है। हालांकि आर्थिक सहयोग और व्यापार के अवसर भी बनते हैं, लेकिन भारत के लिए यह रणनीतिक और सुरक्षा दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रही है। दक्षिण एशिया में चीन की नीति ने क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ाई और भारत को अपने विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में सतर्क रहने की आवश्यकता दी है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन देखिए। वैश्वीकरण जानते हैं ना, एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश, पूरा विश्व में मार्केटिंग होती है। विश्व में भर में एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचते हैं, संस्कृति का आदान प्रदान होता है ना, वस्तुओं का, संस्कृतियों का, बहुत सारी चीजों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। घर बैठे हम पूरा विश्व में कहीं से भी कुछ खरीद बिक्री कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। तो ये वैश्वीकरण का ही तो भाई कमाल है। वैश्वीकरण ने पूरे दुनिया को एक गांव के लोग में, एक विलेज के रूप में जोड़ दिया। एक ही समा एक एक जड़ में एक कलेक्ट कर दिया पूरी दुनिया को। समझ आ कि ये वैश्वीकरण है। तो इससे वह पढ़िए, आप लोग वैश्वीकरण समझ में आ जाएगा। पढ़िए, आतंक पर वैश्विक युद्ध। स्टूडेंट्स, मेरे पास टाइम की प्रॉब्लम है, इसे आप लोग ना वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। अगला है बहुसंस्कृतिवाद। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया में सामाजिक मीडिया। वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, बाकी ये लास्ट में आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। गंगा जल संधि, ठीक है। तो इस तरह से आपका 20 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में दिखेंगे। तो आप लोग ये 20 क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट। जाइए पीडीएफ डाउनलोड कीजिए फ्री में टेलीग्राम, है ना स्टूडेंट्स। वीडियो को लाइक कीजिए, जल्दी से लाइक करेंगे तो वीडियो ज्यादा दूर तक जाएगा और वीडियो जल्दी वायरल होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम में जाइए, चैनल को ये पीडीएफ दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कीजिए। और इंस्टा में और पासवर्ड अगर लगे रहे, पहले तो चेक करना पासवर्ड लगा है या नहीं। अगर लगा रहे तो आपको इंस्टा में पासवर्ड मांगना है, टेलीग्राम में नहीं। ये बात ध्यान रखना। इंस्टा में पासवर्ड मांगोगे तो वहां मिलेगा, अगर पासवर्ड लगा हो तो। नहीं लगा तो कोई बात नहीं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय। प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। गुड लक।